एक मिनट, नेक्स्ट टाइप से जो जज हैं उसमें लिखो अच्छा ये हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जज में लिखो अपॉइंटमेंट में चल रहा है ना, टाइप ऑफ जजेस चल रहा है ना, तो उसमें लिखो रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज ब्रैकेट 128। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब अब एक चीज समझाओ, सुप्रीम कोर्ट में जज की कमी हो गई, तो अगर जज की कमी होती है तो जज आपको लाने हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है हाई कोर्ट से लाने का। लॉजिक बात है, जो हाई कोर्ट से जज आप सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, पहली चीज तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो कम से कम उसको हफ्ता भर 1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग देनी होगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का काम कर पाएगा। तो उससे बेहतर ऑप्शन है क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का जो जज रिटायर उसी को ले आओ। ये चीज समझ में आ गई? ये बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज है, ऐसा दिया हुआ है, विच इज आर्टिकल अंडर लिखो 128, 128 में रिटायर्ड जो जज होते हैं उसकी एडवाइस कंपलसरी, वो मतलब रिटायर्ड जो जज उसको क्या करते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एडवाइस। लिखिए एडवाइस हेडिंग डालिए, किनकी एडवाइस चाहिए? नंबर एक, कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा? तो पहली एडवाइस किसकी लेगा? सीजीआई की, क्योंकि भाई सीधी बात सुप्रीम कोर्ट में बंदा चाहिए, तो लिख लो सीजीआई। दूसरी एडवाइस किसकी लेगा? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है उसकी खुद की, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि भैया रिटायर होकर के बालकनी में बैठ के बहू के हाथ की चाय पी रहा है वो, भाई सीधी बात है, आप उसको दोबारा से लाओगे तो सीधी बात है उसकी कंडीशन पे चलना पड़ेगा, और उसकी कंडीशन के चलने के लिए लॉजिक बात होता है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, अपॉइंट नहीं कर सकता। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं अपनी सर्विस दे चुका हूं, अगर आपको मेरे को जबरदस्ती लाना है तो जबरदस्ती मैं नहीं करूंगा, हाँ हाथ जोड़ लो मेरे से, रिक्वेस्ट कर लो तो मैं देखूंगा। तो यहाँ पे बाकायदा वर्ड है इस क्या, कि प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है। ठीक हो गई बात? हाँ कह रहे वो तो नॉर्मल चीज होती है, लॉजिक बात है। अगर जो रिटायर्ड जज पर्टिकुलर जज बनता है फॉर द टाइम बिंग, तो उसको जो सारी सर्विसेज मिलेंगी जो नॉर्मल मिलनी चाहिए, भाई सैलरी और एक्स्ट्रा सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछा हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके विशेषाधिकार होंगे, वो स्पेशल राइट्स प्रिविलेज, वो सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भाई जितनी भाई सीधी बात है। तो ये ऑप्शन भी वन, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ों में जो बंदा ऑलरेडी 3 4 5 साल यहाँ पे रह चुका है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। जैसे अभी हुआ था वो वही जब नोट बंद किए गए थे, तो आपने देखा था बैंक वालों को बुला लिया गया था काम करने के लिए, इसीलिए बुला लिया गया था क्योंकि जो बैंक, अब नए बंदों को आप लेकर के आओ या फिर किसी और सरकारी बंदे को लेकर के आओ, सरकारी बंदे आपके पास 50 हैं, लेकिन उन 50 में से 40 ऐसे जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस फील्ड का। भाई आप टीचरों को थोड़ी बैंक में बिठा दोगे, टीचर खलियर होते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट टीचर सबसे खाली पोस्ट मानी जाती है इंडिया में, पढ़ाने के अलावा वो सब करते हैं, देखा आपने? हाँ उस सब नसबंदी से लेके पोलियो पिलाने, दवा पिलाना, जनगणना करना, वो सब यही करते हैं। बहुत बुरा हाल है, खास करके यूपी में तो बहुत ही बुरा हाल है टीचरों का। वो बस छोड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि नोट बहुत अच्छा है, समझ रहे बात को, एक एक 1.5 लाख रुपए प्राइमरी की सैलरी है, तो सैलरी जबरदस्त है, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई साहब 1.5 लाख रुपए हम सैलरी तुम्हें दे रहे हैं और पढ़ा तुम रहे नहीं हो। कितने सरकारी प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपने खुद ही देखा होगा, वहाँ का हाल, टीन सेट पड़ी हुई है, बच्चे आए तो ठीक है, नहीं आए तो आराम से बैठे हैं। एक बहुत अच्छी साउथ की कोई मूवी थी जिसमें साउथ प्रिंसिपल बनी हुई है, बहुत अच्छी मुझे मूवी लगी थी वो, 1.5 घंटे की मूवी थी लेकिन बेहतरीन मूवी। वो साउथ की प्रिंसिपल है किसी एक प्राइमरी स्कूल की, और प्राइमरी स्कूल जो रन करता है वहाँ का कोई विलेन है, तो वहाँ के बड़ा जेन्युइन अथॉरिटी दिखाया गया कि वास्तव में जो टीचर उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, सरकारी टीचर अगर चाहे तो क्या कर सकता है। तो वो प्रिंसिपल थी, तो डीएम साहब मिलने आते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रिंसिपल नहीं उठ सकता गाड़ी उससे अपनी चेयर से, लेकिन थोड़ा माहौल होता है, हाँ तो प्रिंसिपल जब डीएम साहब आते हैं तो डीएम का पीए पहले आता है ऑफिस में, खड़े होइए खड़े होइए, तो प्रिंसिपल कहते काय खड़े होइए, कह रहे डीएम आ रहेगा, तो आन दो डीएम आ रहे। अब दिक्कत क्या ना, बाकी प्रिंसिपल डीएम आ रहा डीएम आ रहा, भाई अगर आप सही हैं तो डीएम आ चाहे कोई है, तो डीएम आया, वो सोचो, अब उसने क्या बोला, आप अपनी कुर्सी छोड़िए, पीए ने बोला कि आप अपनी कुर्सी छोड़ो प्रिंसिपल की, उस पर डीएम बैठेंगे, कहे बैठेंगे, प्रिंसिपल डीएम है या डीएम प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल मेरी जो पोस्ट है, मैं डीएम के ऑफिस में जाऊंगी तो मैं डीएम की कुर्सी बैठूंगी, सही बात है, मैं अब यहाँ विजिटर बैठूंगी ना, तो उसको कहाँ बैठना, विजिटर बैठो। तो डीएम बड़ा उसमें जेनविन दिखाएगा, डीएम आया था, कहता नहीं आप बैठिए अपनी चेयर पे, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, वो उठती है, कह रही मेरे, फिर डीएम कहता है कि मेरे को इंस्पेक्शन करना है आपके स्कूल का, कह रही जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको इंस्पेक्शन आप करो, मैं क्यों जाऊँ, बहुत बड़ा हिसाब किताब दिखाया गया। तो उसका डीएम का माहौल बनता है, एक लीगल लेवल पे है, बट वो एक साथ में कोई टीचर होती है उसको अपॉइंट करती है कि आप इनके साथ में जाइए और उनको पूरा स्कूल विजिट कराइए, वो पूरे स्कूल में जाता है, कुछ खोजने की ट्राई करता है, कुछ मिल जाए लूप होल्स नहीं इसको सस्पेंड करने के लिए, बट पूरे स्कूल में कहीं कुछ नहीं। तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल चलाती प्रॉपर लेकर, बहुत अच्छे, देखिएगा मूवी, मैं नाम भूल रहा हूँ,
कोई मिस करके है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँ, बड़ी अच्छी मूवी, उसमें ना बहुत अच्छा दिखाया गया है कि आपकी जो पोस्ट चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, अगर आप ईमानदार है ना तो बहुत बेहतर काम कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया, 1 से 1.5 साल। अब लॉजिक बात है, जो सामने वाला बंदा था विलेन, जो स्कूल का मैनेजमेंट नहीं होते हैं, जो मैनेजमेंट थोड़े पैसे वाले होते हैं, तो वो उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन ट्रांसफर अगर आप करेंगे, तो जब आप रिकमेंड करेंगे ट्रांसफर के लिए, तो जो ऊपर से अथॉरिटी पूछेगी ना रीजन क्या है, रीजन क्या है कि वो अच्छा काम कर रही, ये तो रीजन है नहीं, लॉजिक बात है, तो वो नहीं हो पाता, कुछ इस तरीके का सीन है। खैर, तो पता नहीं क्या बात आ गई यहाँ पे। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज का मतलब होता है इसमें 2 लोगों की एडवाइस कंपलसरी है। पहली एडवाइस होगी सीजीआई की और दूसरी एडवाइस होगी सेल्फ उस बंदे की। ठीक हो गया बात? चलो, अब आओ प्लेस, सुप्रीम कोर्ट की प्लेस। तो आर्टिकल नंबर 130 में है, सुप्रीम कोर्ट की प्लेस आर्टिकल नंबर 130 में है। और ये लिखो ओनली दिल्ली, ओनली दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के केवल कहां पर है? दिल्ली में। इसका मतलब है क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं और लग सकता है? तो हाँ आंसर आता है, इट्स डिपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो आज तक ऐसा हुआ है? तो आज तक ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिए। टिल नाउ 2 टाइम इट वॉज हैपन, 2 बार ऐसा हुआ है, हैदराबाद में और श्रीनगर में। समझ गए? बट सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट बेंच हम बना दे, जो कि कल मैंने आपकी चीज पूरी डिटेलिंग में समझाई थी, मोनोपोली वाला सब्सिडी सरदर्दी है ना, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं बनेगी। आर्टिकल है 130, जहां आर्टिकल बताऊं वो बहुत काम के हैं। ठीक है, डन। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सुप्रीम कोर्ट का स्टार्ट होता है, वो है पावर। हेडिंग डालो, या सिंपली इसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है? तो आपके सामने 3 ज्यूरिडिक्शन है, नाम लिख लीजिए। 3 ज्यूरिडिक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, एज इट इज नाम लिखिए। पहला ओरिजिनल है, दूसरा अपीलेट है, थर्ड एडवाइजरी है। ठीक है साहब, एक एक करके। पहली हेडिंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। पहली हेडिंग डालिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देखिए सामने आर्टिकल नंबर 131 लिखा हुआ है। देखो सिंपल ऐसे तरीके समझो, ओरिजिनल का मतलब होता है ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे आए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, बीच में कहीं, ध्यान रखना, अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगा केस। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन केसेस को बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। केसेस के एग्जांपल में नीचे देखिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड वन और मोर स्टेट, सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट। इस केस को सुनवाई अगर करनी होगी मोदी जी की प्लान से, एमपी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है या किसी रीजन से उनको दिक्कत है, वो कोर्ट जाएंगे। कौन से कोर्ट? तो सोचने वाली बात, एमपी का अपना हाई कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट है, तो झगड़ा हुआ तो झगड़ा कहां पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब आ रहा समझ में? तो इसमें लिखिएगा कंडीशंस। कंडीशन, पहली कंडीशन लिखिए सेंटर वर्सेस स्टेट, समझ गए? दूसरा लिखिए सेंटर वर्सेस 2+ स्टेट, सेंटर वर्सेस 2+ स्टेट। तीसरी लिखिए स्टेट वर्सेस स्टेट। फोर्थ लिखिए 2+ स्टेट वर्सेस 2+ स्टेट। आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें, कोई कंफ्यूजन? वो अलग है, वो अपीलेट है, ओरिजिनल में नहीं, अपीलेट में जा लेना, बताऊंगा अभी। ये हो गया। तो ये आपका क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन। इन चारों का मतलब समझ गए? यूपी और महाराष्ट्र की कोई लड़ाई है, तो वो लड़ाई कहां? यूपी का अपना हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र का अपना हाई कोर्ट है, तो सीधे वो झगड़ा कहां होगा? तो झगड़ा होगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। यूपी से कोई नदी निकल रही है, गंगा, उत्तराखंड से आ रही, तो उत्तराखंड और यूपी वालों ने मिल करके गंगा नदी के पानी को रोक लिया, जिसके पानी को रोकने से बिहार और वेस्ट बंगाल में पानी कम हो गया, तो 2 वर्सेस 2 स्टेट हो गए कि नहीं हो गए? सुनवाई कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट। कुछ क्लियर हो गई चीजें? अब यहां पे ध्यान से लिखिए एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर दे रहा हूं मैं। एक्सेप्शन, अपवाद, मतलब ये किसमें नहीं है? पहला है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर राज्यीय जल विवाद। जल मैंने बताया पानी वाला, वो बताऊंगा मैं क्यों नहीं है।
दूसरा है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन से मैटर अगर कोई रिलेट कर रहा है तो। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में खर्चे का होता ना बंटवारा, कैसे क्या करना है उसका। नेक्स्ट जनरल डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर, जनरल डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर, और एनी डिस्प्यूट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले का कोई मैटर, मतलब जब लागू हुआ था उससे पहले का। ठीक है, ये नहीं है, क्यों नहीं, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको। तो लॉजिक बात है, जब ऑलरेडी ट्रिब्यूनल है तो कोर्ट में क्यों जाओगे भाई? कोर्ट में तब जाइए जब कुछ है नहीं ना। अगर भाई सीधे, याद है अभी मैंने बताया परसों नरसों उसका केस आया था भगदड़ वाला, याद है तुम ही लोग बता रहे जो होती ना स्टैम्पेज, उस स्टैम्पेड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रेट, सुप्रीम कोर्ट ने मना दिया क्या कि पहले कहाँ जाए हाई कोर्ट पर। लॉजिक का रूल के आप मुंह उठा के हर जगह पहुंच जाओगे। अगर केजरीवाल को क्यों गाली सुप्रीम कोर्ट हर बार देता था, क्या आप हर बार मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रहे हो? तो रूल के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का मतलब थोड़ी दिल्ली वालों की सुप्रीम कोर्ट है। फर्क समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उनको कुछ और गलतफहमी थी, तो गलतफहमी को सुप्रीम कोर्ट हर बार दूर करता। तो एक बार तो बड़ा बुरा बोला था कि प्यार से मानो नहीं, बताएं तुम्हें हम, ऐसा ही स्टेटमेंट था। क्योंकि हद बदतमीजी है, हर छोटी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट तुम आ रहे हो और अल्टीमेटली तुम फेल हो रहे हो। तो सीधी बात है इसमें, देखो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जा रहे हो तो तुमको टाइम बोलोगा हमें तो फ्रीडम नहीं मिली, हमें इंडिपेंडेंस नहीं है। अब लॉजिक आप पूछ के देखे तो आप, जैसे भाई सीधी बात, आपने देखे होंगे कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है आजकल बड़े केसेस सुनाई दे रहे हैं। 8-9 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंच जा रहा है। मैं भाई परसों नरसों केस देख रहा था, 8-9 साल का बच्चा पुलिस अपने पापा के अगेंस्ट में कंप्लेंट कराने के लिए यूट्यूब देख देख करके। तो पुलिस, बड़ा अच्छा वीडियो, तो पुलिस वाला पूछ रहा है कि भाई साहब क्यों कंप्लेंट करानी बच्चे से, क्यों करानी तेरे को? तो कह रहा मेरे को खिलौना नहीं दिला रहे, कोई टॉयज होगा। अब उस पे अच्छा देखो, प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकली उसको फ्रीडम है थाने जाने की कि नहीं। समस्या है उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता क्योंकि वो माइनर है, तो गार्जियन के ऊपर नहीं कर सकता है। बट लॉजिकली देखा जाए, उसने चूंकि यूट्यूब देखा है, सेम कहानी केजरीवाल का है। तो केजरीवाल को लगता है कि हर बात में मुंह उठा के हम पहुंच जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट हमारी सुनेगा नहीं, सुनेगा भाई। अभी कोर्ट को अगर लगता है सुनवाई जरूरी है तो उसने बनारस वाला सुना, लेकिन कोर्ट ने मथुरा वाला कैंसिल कर दिया। मथुरा नहीं, ईदगाह वाला था, वो कैंसिल कर दिया सुप्रीम। उसने क्या बोला, नीचे से आइए। रूल के हिसाब से मथुरा का जो सर्वे होना है वो कायदे में मथुरा हाईकोर्ट पहले बोलेगा, यूपी हाईकोर्ट की डिसाइड करेगा कि नहीं, आप मेरे पास कैसे आ गए। इलाहाबाद जो अयोध्या राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, मैंने तुमको याद है शंकरदयाल शर्मा वाला बताया था, कुछ याद है? एडवाइजरी जुडिक्शन जब बता रहा था मैं, प्रेसिडेंट वाली। अरे भूल गए? मैंने बताया 13 बार उन्होंने राय पूछी थी, एक बार उसने मना किया था, बाकी हर बार उसने राय दी थी। साहब भूल गए, प्रेसिडेंट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते थे किसी चीज को लेकर के, याद है? खत्म कहानी है। हाँ, इसीलिए ना खत्म कहानी हो रही है भगवान। राम मंदिर वाला केस को, जब राम मंदिर ये मस्जिद गिरी थी बाबरी मस्जिद, तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बॉस मेरे पास कैसे आप आ गए? रूल के हिसाब से बाबरी मस्जिद जहां है वहां के कोर्ट में जाना चाहिए, तो पहले ये मैटर जाएगा अयोध्या कोर्ट। गया था अयोध्या कोर्ट, फिर वहां से जाएगा हाई कोर्ट, फिर वहां से मेरे पास आएगा, तब मैं सुनूंगा। रूल समझ गए? तो अयोध्या कोर्ट ने भी बोला था गलती है सामने वाले पक्ष की। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला था कि गलती है मस्जिद गिराना, तो लॉजिक उन्होंने फिर बंटवारा किया था, याद है कि इतना इतना। और जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चला 40 दिन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, वहां पे राम मंदिर था, तो उस स्पेस पे तो राम मंदिर बनेगा जहां पे था। हाँ, हम अलग से एक स्पेस अयोध्या में दे देंगे, किसको? मुस्लिमों को, फॉर द मॉस्क। अब वो बनाया ना बना उनकी मंदिर, देखा आपने, स्पेस अभी भी अवेलेबल है, हाँ अभी भी है वो। हाँ बहुत पैसा दिया हुआ है, बट मैंने बोला देखो अभी तक क्या था, ये जो मैटर था ना राम मंदिर, ये था पॉलिटिकल मैटर, तो माहौल था। अब चूंकि राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल नहीं था, हमारे लिए रिलीजियस मैटर था, तो हमने तो राम मंदिर खड़ा कर दिया भाई साहब, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकल मैटर था। अब पॉलिटिकल मैटर सॉल्व हो गया, अब आपको अपनी दुख बनाओ। भाई हमने मंदिर बना लिया तो मस्जिद बना लो, को मना थोड़ी कर रहा है आपको बनाने के लिए। भाई हमने, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बना, 1 रुपया नहीं दिया गवर्नमेंट ने, सबने दान दिया है। अब मैंने बताया वो डेटा देखा होगा आपने, जाके गूगल कर लीजिएगा, 2-3 हजार करोड़ रुपए की तो एफडीओ रखी है, उसका जो मंथली आता है उसी मंथली से पूरा मंदिर बन रहा है। सोच के देखिए, और हर बार दान एक्स्ट्रा हो ही रहा है। अभी देख रहे हो हाल क्या हो रखा है, कसम से 15-20 दिन से, जब से कुंभ लगा तब से राम भगवान परेशान हो गए होंगे। रहने दे भाई, नहीं हो कितनी भी, कल काशी विश्वनाथ में 26 किलोमीटर लंबी लाइन थी, 26 किलोमीटर। अलग ही लेवल का चल रहा है इस समय इंडिया में, क्या सिस्टम है। लोग कह रहे थे खत्म हो जाएगा, नहान खत्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, लियो बेटा
जानवी का मैंने हमें हाल बता ही रहा था। सो अभी मैसेज किया मेरे को 10 बजे कि सर मैं अभी बस घाट पे पहुंची हूँ। कब की निकली है? परसों शाम को 5 बजे की। हिसाब समझ में आया आपको? लग रहा कल गई होगी क्या? परसों शाम को 5 बजे से कल शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे से आज सुबह के 5 बजे, 36 घंटे हो गए। और सुबह 5 से 5 घंटे और 41 घंटे उसको लगे दिल्ली से इलाहाबाद जाने में, जो जर्नी 11 साढ़े 11 घंटे की है। भाई क्यों? अब भीड़ होगा तभी तो रोका होगा, सोचिए। कुछ लोग बता रहे कि 1 करोड़ 10-20 लाख लोग हैं अभी इलाहाबाद में राइट नाउ। ऐसे ही मतलब समझ रहे हैं, वीकेंड मिला नहीं मूडा पहुंच गए गंगा नहाने। इसमें मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है इलाहाबाद वालों का। उन बेचारों को क्या गलती है? वो बेचारे अपने घर से खुद नहीं नहा पा रहे जाकर के, क्योंकि उनको, हाँ अरे पुलिस वाले बोल रहे आप लोग मत आइए बाहर। क्यों? अभी बाहर बाहर वाले हैं। बताओ। एक मेरे हैं मित्र कह रहे सर हम मतलब हमारा मन कर रहा जाके हम, या जो इलाहाबाद में रह रहा उसको भी तो कुंभ में नहाना चाहिए कि नहीं? अरे ठीक है यार, तुम्हारा वो गंगा नदी किनारे, उसका मतलब हर समय थोड़ी नहाओगे गंगा में, कुंभ में। वो कह रहा सर मैं नहा नहीं पाया, सोचो उसमें जो मेन जिसमें भीड़ भगदड़ हुई थी, क्या नाम है, मौनी महोत्सव में, वो नहा नहीं पाया बेचारा। यार मैं नहा नहीं पाया सर, इतनी भीड़ है, क्योंकि जो दरवाजे ना ब्लॉक हो रखे हैं, आप समझ रहे हैं? खोल ही नहीं रहा दरवाजा। बता क्या बताए। खैर, ये हुआ आपका पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। दूसरा ये सेकेंड जुरिडिक्शन है, रेट्स रुक जाइए, अपीलेट करा देता हूँ। अपीलेट जुरिडिक्शन, पहला ओरिजिनल के बाद आइए अपीलेट जुरिडिक्शन। रेट्स में अलग कराऊंगा अभी। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे की जाती है, इसको समझते हैं ध्यान से। पहले तो लिखिए 3 मैटर्स, 3 मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। पहला मैटर होता है सिविल केस। अब इसके बारे में आपको समझा देता हूं। सिविल केस में डैश करके लिख लीजिए, इफ हाई कोर्ट रिकमेंड। एक ही कंडीशन है, समझ गए? सिविल केस मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया था, फिजिकल हर्ट नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके के केसेस में हाई कोर्ट रिकमेंड मतलब समझ गए, अगर हाई कोर्ट भेजे सुप्रीम कोर्ट केस जाएगा, वरना नहीं जाएगा सिविल केस। मतलब आपके 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए तो सिविल केस है, लेकिन क्या ये 2 करोड़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? तो ये डिपेंड किसके ऊपर है? हाई कोर्ट। बात खत्म। सही है कोई बात? दिक्कत कहां दिक्कत होती है? क्रिमिनल केस में। लिखिए दूसरा, इन क्रिमिनल केसेस, उसमें आप फंसोगे थोड़ा क्रिमिनल केसेस में। इसको मैं आपको समझा देता हूं, क्रिमिनल केस के मतलब है। ध्यान से, क्रिमिनल केसेस की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, क्रिमिनल केस में लिखिए 3 कंडीशंस, 3 शर्तों के आधार पे आप जा सकते हैं। नंबर 1, ध्यान से नोट करना, नोट, इफ ट्रायल इज रनिंग इन डीसी, इफ ट्रायल इज रनिंग इन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्लियर, कॉमा, हाई कोर्ट ब्रिंग दिस केस, एससी ब्रिंग दिस केस एंड अनाउंस कैपिटल पनिशमेंट। कंडीशन समझ में आ गई? मतलब गाजियाबाद कोर्ट में आपका केस चल रहा है, अभी साबित नहीं हुआ है कि आप गलत हैं या सही, और उसी बीच में हाई कोर्ट ने केस आपको अपने पास बुला करके आपको फांसी सुना दी, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? आराम से समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाई कोर्ट क्यों बुलाएगा, वो सब टेक्निकल मैटर, वो छोड़ दीजिए। पॉइंट इज दैट, चूंकि आपका केस अभी रनिंग था, और रनिंग में पता नहीं आप एक्यूज्ड हैं या गिल्टी हैं, वो लॉजिक है, या कुछ इश्यूज हैं या विक्टिम है, जो भी हैं, उसमें अभी, और उसके पहले ही आपको फांसी की सजा, फांसी दी नहीं गई, अनाउंस है, ठीक है? तो ऐसा नहीं फांसी पर पता चले बाद में तो गलत नहीं था। एंड भाई सिंपल है, आप अपने घर में लड़ रहे हैं, आप और आपके भाई की बहस हो रही है, आपके भाई ने आपको मारा है, और इसी बहस के बीच में पापा आए और उन्होंने आते तुम्हारे कान के नीचे लगा दिया, गलती तुम्हारे भाई की थी। अब आपका मूड खराब होगा? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लड़कियों के लिए नहीं, क्या लड़कों के लिए स्पेशली, लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ, लड़कों के लिए लगा दिया। अब आपका मूड खराब हुआ, हद हो गई, पहले बात तो सुनो। ऐसा होता है, या फिर दोनों को लगा दो, दोनों को लगाने के चांसेस कम होते हैं। जो जनरली गलती होती है जिसकी, जैसे इसीलिए आप कहते हैं अपनी सोसाइटी में कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। बहुत फेमस कहानी इस चीज़ के पीछे का होता है, क्योंकि जब भी पुलिस वाले आएंगे आपको उठा के ले जाएंगे। क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई चोरी हुई और आप उस सोसाइटी के थोड़े से इनफेमस आदमी हैं, तो पुलिस तुमको उठा लेगी, सीधी बात है, क्योंकि पुलिस को कोई तो चाहिए, और सबसे ज्यादा बदनाम कौन? आप हो। इसीलिए कभी भी गलत काम करिए तो अपने मोहल्ले मत करना, अपने मोहल्ले में गांधी जी बन के रहो, बाकी आप बाहर जाके जो करो, ये बहुत कॉमन रूल होता है। क्लियर? पॉइंट है कि आपका जो केस है वो लोअर कोर्ट में चल रहा है, और उससे पहले कुछ डिसीजन आए, हाई कोर्ट ने बुला के फांसी अनाउंस कर दी, ये गलत हो गया। इस सेंस में आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट। ये चीज क्लियर हो गई? पहले की पक्की बात। दूसरी कंडीशन लिखो, दूसरा कंडीशन, इफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिलीज यू
रिलीज यू बट हाई कोर्ट अनाउंस कैपिटल पनिशमेंट। कंडीशन समझ गए? मतलब लोअर कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, फ्री, और सॉरी हाँ, और हाई कोर्ट ने तुमको फांसी सुना दी। बिल्कुल ही उल्टा हो गया भाई, लॉजिक बात है। तो बिल्कुल ही अगर उल्टा हो गया तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे हो सकता है इस सिचुएशन, ऐसा कैसे मतलब, अगर हाई कोर्ट ने आपको रिलीज किया तो उस लोअर कोर्ट ने, तो सामने वाली पार्टी का ऑप्शन है ना कोर्ट जाने का, तो सामने वाला कहाँ जाएगा? अपर कोर्ट। अपर कोर्ट के हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट ने आपको फांसी। तो ऐसा कैसे हो गया यार? एक तरफ एक कोर्ट के हिसाब से आप बिल्कुल गिल्टी नहीं, और दूसरे में आप 100% है तो बिल्कुल गलत हो गया। ये स्टेटमेंट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्लियर हो गया ट्रायल? तीसरा लिखिए, थर्ड ट्रायल मतलब थर्ड कंडीशन, वही इफ हाई कोर्ट रिकमेंड, इफ हाई कोर्ट किसी और केसेस में हाई कोर्ट अगर भेजना चाहे तो। एक चीज ध्यान रखिए, फांसी जो होती है कैपिटल पनिशमेंट, वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाई कोर्ट की होती है। मतलब लोअर कोर्ट फांसी अनाउंस कर सकता है, लेकिन उस फांसी को उस बंदे को चढ़ाया नहीं जा सकता। डिफरेंस समझ में आ गया? मतलब हाई कोर्ट की परमिशन कंपलसरी है कैपिटल पनिशमेंट मिनिमम, वरना फांसी के केसेस जनरली कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। याद है कुछ, फिर प्रेसिडेंट फला फला करके वो सब मैटर जाता है। क्लियर हो गया? चलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक, तो ये अपीलेट समझ गए। ठीक, अब आ जाओ पिछला, तीसरा हो तो गया हाई कोर्ट वाला रिकमेंड। तीन हो गए, पहली दो कंडीशंस हो गई, तीसरा हाई कोर्ट रिकमेंडेशन हो गई। हाँ, तो तीन मैटर हो नहीं गए। पहला सिविल के नहीं नहीं, उस सिविल केस एक मैटर था, दूसरा क्रिमिनल के तीन केसेस हैं। क्रिमिनल ये तीन कंडीशन समझ गए? चलो हेडिंग डालो, रिट्स। रिट्स सबने सुना होगा, रिट्स क्या होती हैं? लिख लिया आप लोगों ने? अभी और होगा, अभी तो और भी आएंगे रिकमेंडेशंस, अभी तो मैंने कहा। चलो पहले एडवाइजरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तीसरी आ जाओ, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ये आपको मैं पूरा डिटेलिंग बता चुका हूं, एडवाइजरी वाला याद है? आर्टिकल नंबर सामने लिखा हुआ है 143। कौन एडवाइस लेता है, किससे एडवाइस लेता है, कौन देता है, सब याद है? अबे हाँ ना, प्रेसिडेंट पूछता था, किस कंडीशन में पूछता था, जवाब दे ना दे, प्रेसिडेंट माने ना माने, पूरा बता चुका था मैं। वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सामने देखो लिखा है, प्रेसिडेंट रिफर करता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोर्ट में आफ्टर हियरिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, कोर्ट सेल आफ्टर। दोनों डिफरेंस याद है? नॉर्मल में क्या कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैटर होगा तो सुनेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दोनों के आंसर किसके पास आएंगे? प्रेसिडेंट के पास आएंगे। प्रेसिडेंट की मर्जी, सुने ना सुने, सब कुछ डिटेलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहलाती है, विच केम अंडर आर्टिकल 143। डन, हटाओ इसको। चलो, अब आ जाओ अदर पावर्स, हेडिंग डालो अदर पावर। रिट्स में इकट्ठा आखिरी में कराऊंगा। अदर पावर, कुछ और पावर्स जो होती हैं, कुछ और पावर में आपके सामने जो पहली पावर है वह है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल नंबर ध्यान से लिखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हो गया? बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखो आर्टिकल पहले पढ़ो क्या लिखा है, बोर्ड को देखिएगा। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट हुज जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी। दूसरी लाइन छोड़िए, द हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव अ सिमिलर डिसीजन इन अ सिमिलर केस। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में कोई सजा सुनाई, सेम नेचर का केस हाई कोर्ट में आएगा तो हाई कोर्ट उस सजा को चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हाई कोर्ट बाउंड है किससे? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो डिसीजन लोअर कोर्ट में एज अ एविडेंस है। समझ में आ गई बात? अब इसको एग्जांपल से समझते। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप केस में एक बंदे को 11 साल की सजा सुनाई। 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद हाई कोर्ट में सेम नेचर का केस आया तो हाई कोर्ट बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को 11 साल की सजा सुनाएगा और रिफर करेगा 12 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का दिया गया डिसीजन। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज एविडेंस लिया? हाँ या ना?
भाई सिंपल बात है, मैंने फिर एग्जांपल आपके घर का लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में अचानक से कोई सिचुएशन आई थी जिस दिन पापा घर पे थे, मम्मी नहीं थी घर पे, ध्यान से। तो मम्मी मतलब मम्मी नहीं थी, तो आपने क्या किया, खाने की बात करते, खाना बनाते समय मम्मी नहीं थी और पापा ही थे, तो आपने पापा का देखा कि इमरजेंसी में उन्होंने किसी एक एक्स चीज से छौंका लगा दिया। सिचुएशन समझ गए? अब इसी को वाइस वर्सा में अगले दिन आपके घर में जो बंदा था वो नहीं था, उसकी जगह दूसरा बंदा था, तो आपको खाना बनाना है, तो लॉजिक बात है, अब आपके दिमाग में वो सीन है कि नहीं है कि यार उस दिन मैंने जब चौका पापा ने लगवा दिया था तो क्यों मैं आज भी ना लगा दूं? कुछ को समझ में आ रहा लॉजिक? तो अगर उस दिन, अब ये चीज आपके दिमाग में अगर बैठ गई कि इस चीज से भी हो सकता है फ्राई, तो आज से 10 साल बाद अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, आपकी शादी ब्याह हो गया, आप दूसरे घर चले गए या दूसरे घर में आप हैं, वहां से 10 साल बाद अगर इमरजेंसी में कोई घर पे नहीं है और आपको फ्राई करना है, तो लॉजिक आपके दिमाग में एविडेंस बैठा हुआ है कि नहीं कि हाँ यार मैंने ऐसे तो किया था, याद आ गया? सेम कहानी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को दे रहा है तो आने वाले 10 20 50 साल बाद सेम डिसीजन को कोर्ट को मान, क्यों सरदर्दी क्यों करो? अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी डिसीजन में 10 साल की सजा दी और सेम केस आ रहा, तो मैं क्यों दिमाग दौड़ाऊं यार फालतू में? 10 साल सजा दो, काम अगले केस को लाओ। लॉजिक समझ रहे हो? यही सेम बाउंडेशन हाई कोर्ट की होती है लोअर कोर्ट को। समझ गए? तो ऊपर वाले कोर्ट की डिसीजंस को लोअर वाला कोर्ट बाउंड हो, इसको बोलते हैं, पावर हो गई कि नहीं हो गई, इस पावर को बोलते हैं जो आपने लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। समझ में आया पूरा सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो इसमें पहली चीज लिख लीजिए, डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजन ऑफ कोर्ट डैश एज एविडेंस एंड टेस्टिमनी, एज एविडेंस और टेस्टिमनी इन लोअर कोर्ट। ठीक हो गई बात? दूसरा पॉइंट, लोअर कोर्ट बाउंड, देखो सबसे लास्ट लाइन क्या कह रहा है इसमें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल पावर ऑफ सच अ कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब अगर इसके डिसीजन को किसी कोर्ट ने नहीं माना तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है और उसमें जो जज होता उनके ऊपर मॉल बनेगा। बस समझ रहे हैं? ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो सबको? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हेडिंग डालो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, ध्यान से देखिए, दो तरीके के लिखे हुए हैं कंटेम्प्ट। पहला कंटेम्प्ट लिखा है सिविल कंटेम्प्ट होना, सिविल कंटेम्प्ट, वेट कर लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, एक मिनट। ये बड़ी दिक्कत है, इसमें चलते चलते हैंग हो जाता है यार इसका।